शून्यकाल माननीय श्रीमती बाग मिताली जी। माइक सर हो गया। মহাশয়, আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ মা শারদাকে প্রণাম। পশ্চিমবাংলার খেটে খাওয়া মেহনতি শ্রমিক সম্প্রদায় তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে 100 দিনের কাজ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার একতরফাভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের জন্য তহবিল বন্ধ করে দিয়েছে। 59 লক্ষ শ্রমিক তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। যারা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী 60-40 রেশিও মেনে রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছিলেন তাদের প্রাপ্য টাকাও দেওয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার কাছে 52,000 কোটি টাকা পাওনা আছে মহাশয়। এভাবে বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গের জমিদারি পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এই প্রকল্পের আওতায় সেরা কাজের নিরিখে রাজ্যগুলির মধ্যে ছিল একটি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে বিজেপি এই জমিদারি মানসিকতা সাধারণ মানুষকে কষ্ট দিয়েছে। মহাশয়, আমার নেত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি আদালতে এ বিষয়ে লড়াই করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে এমজিএনআরজির পুনরায় কাজ চালু করতে বললেও এখনও তা শুরু করেননি। তবে এই বাংলা বিরোধী মোদী সরকার হাইকোর্টে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কাজ চালু করার জন্য, সেই নির্দেশকেও মেনে চলেননি। তবে আমি বলবো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, শুধু এটা আমার কথা নয়, পশ্চিমবাংলার খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ের কথা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলার প্রাপ্য টাকাকে পরিশোধ করে শ্রমিকের শ্রমের সম্মান ফিরিয়ে দিয়ে অবিলম্বে প্রকল্পটি পুনরায় চালু করা হোক। মহাশয়, আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। জয় বাংলা। माननीय श्रीमती अनिता नागर सिंह चौहान। उनको मैडम आ गया। धन्यवाद अध्यक्ष जी, शून्यकाल में आपने मुझे समय दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा लोकसभा क्षेत्र आदिवासी जनजातीय बाहुल क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश का आखिरी एवं गुजरात राज्य से लगा जिला है। भाई बहन खेती किसानी का काम करते हैं, लेकिन खेती कम और परिवार में ज़्यादा लोग हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा संख्या में आदिवासी भाई बहन गुजरात राज्य में भांग की खेती करने के लिए गन्ने की फैक्ट्री में या अलग अलग काम के लिए पलायन कर जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी मांग है कि जनजाति बाहुल्य रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के किसान भाइयों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी बढ़ाए जाने पर विचार किया जाए, ताकि जिले में ही कार्य कर सके। धन्यवाद। माननीय श्री बजरंग मनोहर सोनवणे जी। धन्यवाद सर। आज मी या सदनाचं लक्ष एका अत्यंत वेददायक आणि चिंताजनक वास्तव्याकडे वेधण्यासाठी उभा आहे। ज्या MBBS MD करण्यासाठी MBBS झालेल्या विद्यार्थ्यांना कमीत कमी 36 तास ड्युटी करावी लागती। डॉक्टरांवर जो असह्य कामाचा ताण टाकला जातो तो कोणत्याही मानवी मर्यादेपलीकडे आहे। देशातील बहुतांश रुग्णालयामध्ये या तरुण डॉक्टरांना सलग 36 ते 48 तासापर्यंतचा कोणत्याही विश्रांतीशिवाय ड्युटी करावी लागते। हे ऐकायला कठीण आहे, पण हीच त्यांची दररोजची वास्तविकता आहे। अध्यक्ष महोदय, इतर सर्व क्षेत्रामध्ये 8 ते 12 तास कामाच्या मर्यादेचे काटेकोर पालन केले जाते। मग जे डॉक्टर MD आणि MS करतात त्या लोकांना, त्या डॉक्टरांना अमानवी नियम का? एखाद्या सामान्य मनुष्य 36 तास जागल्यानंतर सुरक्षितपणे वाहन सुद्धा चालवू शकत नाही। मग त्याच्या अवस्था थकवा आणि ताण अशक्तपणा झुंज देते। अशा डॉक्टरांना देखील रुग्णांची सेवा करताना चाचणी निर्णय घेताना डॉक्टर जे आहेत या डॉक्टरांना झोपेचा अभाव, सततचा मानसिक दबाव, शारीरिक थकावट या सर्वाचा भार असूनही हे तरुण डॉक्टर अविरहित उभे राहतात। हा केवळ कामाचा ताण नाही, हा त्यांच्या आरोग्यावर, त्यांच्या सुरक्षेवर आणि त्यांच्या आयुष्यावर होणारा गंभीर अन्याय आहे। अध्यक्ष महोदय, एक थकलेला डॉक्टर केवळ स्वतःला नव्हे तर त्याच्याकडील उपचारासाठी येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णालाही धोक्यात टाकतो। डॉक्टर थकतात म्हणजे संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था थकते। डॉक्टर कोसळतात म्हणजे संपूर्ण यंत्रणा ढासळते। आज मी या सदनासमोर फक्त एवढीच विनंती करतो की या तरुण डॉक्टरांचा जीव
त्यांचे आरोग्य, त्यांची सुरक्षा याबद्दल या देशाने गंभीरतेने या सदनाने विचार करण्याची गरज आहे. सलग 36 ते 48 तास ड्युटी तात्काळ बंद केली पाहिजे आणि त्यांना फक्त 8 तासाची ड्युटी दिली पाहिजे, जेणेकरून त्यांचा मानक आणि मानवीय कामाची मर्यादा संयुक्त लागू केली पाहिजे. या कर्तव्यनिष्ठ परीक्षा नाही, हा अन्याय आहे आणि या अन्यायाला थांबवले पाहिजे ही माझी सभागृहाला विनंती. खूप खूप धन्यवाद. थैंक यू. माननीय श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग. सर, मैं सदन का ध्यान पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं. पूरा पंजाब डरा हुआ है. पंजाब के अंदर डर का माहौल है. हर व्यक्ति को या तो विदेशों से या जेलों से टेलीफोन आ रहे हैं और फिरौती मांगी जा रही है, और फिरौती और पैसे ना देने की सूरत में हर रोज एक ना एक मर्डर कर दिया जाता है, जिससे पूरा पंजाब का व्यापारी और हर व्यक्ति डरा हुआ है. हाल ही में लुधियाना के अंदर दिन के 1:30 बजे एक शादी के प्रोग्राम में गैंग वॉर हुआ. दोनों तरफ से गोलियां चली. लोगों ने, शादी में आए हुए लोगों ने टेबल के नीचे घुसकर अपनी जान बचाने का काम किया और 2 लोगों की, जो शादी में आए हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई है. इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, अकाली दल की पार्टी ने तो एक गैंगस्टर को टिकट दे दिया है. अब गैंगस्टर पॉलिटिक्स में भी फोन कर कर सरपंचों को धमकाते हैं वोट लेने के लिए. और केंद्र की सरकार से भी मैं गुजारिश करूंगा, एक नामी गैंगस्टर जो गुजरात की जेल में बैठे हुए हैं, उनको प्रोटेक्शन वारंट के लाने के लिए कानून बना दिया गया है कि गुजरात से बाहर आप लेके नहीं जा सकते. ऐसी सूरत में पंजाब जल रहा है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं. केवल आम लोगों को टेलीफोन नहीं आते अध्यक्ष महोदय, पॉलिटिशियंस को और ब्यूरोक्रेट्स को भी अब फोन आने लगे हैं. इतनी उनकी हिम्मत बढ़ गई है. मेरी गुजारिश है सदन से, देश के गृह मंत्री से खास करके, कि आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का एरिया भी 50 किलोमीटर बड़ा है. पंजाब की पुलिस और केंद्र की पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक बनकर देख रही है. जरा गौर फरमाएं और पंजाब को बचाने का काम करें. माननीय श्री मणिकम टैगोर जी. Sir, I rise to draw the urgent attention of the House to a public health emergency that is putting millions of Indians at risk every day, sir. Delhi is breathing toxic as hazardous gas. Children are missing schools. Workers cannot stand outdoors. Hospitals are overflowing with respiratory and cardiac cases. People are not just suffering, sir. They are choking. What is the government's response? No strict enforcement, no clean air plan, not accountability. Instead, sir, we are seeing cosmetic gimmicks. Instead of working hard to reduce pollution, the Delhi government is working hard to manipulate AQI numbers by spraying water near monitoring stations, sir. Please wake up. Spraying waters around sensors will not save our children's lungs. Managing the numbers is not the same as managing the pollution. As year after year, the same excuses are repeated, sir. Weather, wind, farmers, neighboring states, everyone is blamed except those responsible for enforcement, sir. Meanwhile, other nations have shown that decisive action works. Beijing, for example, was one of the polluted cities some years back than Delhi. Cleaned its air through strict deadlines, industrial reforms, electrification of transport, and real accountability, sir. Where is our accountability? Why do power plants within 300 kilometers of Delhi still operate without FGD systems? Why is the public transport fleet stuck with the EV infrastructure moving at a snail pace, sir? Why are industrial polluters allowed to operate with immunity? Why do construction sites openly violate dust norms every day?
Sir, citizens are asking for miracle, not asking for miracles. They are asking for basic right to breathe, sir. I demand an immediate, time-bound, Beijing-style clean air emergency plan, sir. There are 6 points I wanted to raise before you, sir. 1, mandatory FGD installation in all thermal power plants within 12 months, sir. No more extensions. 2, 50% electrification of NCR public buses in 2 years, supported by nationwide EV charging expansion. 3, sir, real industrial inspections, third-party monitored with shutdown of violators. 4, sir, 24/7 dust monitoring with strict penalties for construction violations. 5, sir, a central NCR clean air war room with daily reporting of action taken, not just AQ numbers, sir. 6, National Clean Air Roadmap with measurable targets and an independent compliance authority, sir. This is not just an environmental crisis, sir. This is a human crisis. Toxic air is damaging the lungs, brains, hearts of entire generation. No nation can let its children can call itself developed, sir. I urge the government, stop gimmicks, stop excuses, start action, or people are still literally gasping for breath, sir. Thank you, sir. माननीय श्री के.ई. प्रकाश जी. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தமிழ்நாட்டில் கடுமையான வடகிழக்கு பருவமழை மற்றும் புயல் அபாயம் நிலவி வரும் நேரத்தில் பேரிடர் நிவாரண நிதியை ஒன்றிய அரசு வழங்காமல் தாமதப்படுத்தி வருவது மிகவும் கவலைக்குரியது. தமிழ்நாடு அரசு கடலோரம், டெல்டா பகுதிகள், மாநகர பகுதிகள் அனைத்திலும் வெள்ள எச்சரிக்கை முறையை, புயல் மேலாண்மை அமைப்புகள் போன்ற பல முன்னெடுப்புகளை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் மேற்பார்வையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் மூலமாக வெகு சிறப்பாக செய்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய நிதியை வழங்குவதில் ஒன்றிய அரசு மீண்டும் மீண்டும் தாமதம் செய்து வருகிறது. 2021ஆம் ஆண்டு முதல் 25 வரை பேரிடர் மேலாண்மை தமிழ்நாடு அரசுக்கு தனது சொந்த நிதியிலிருந்து தமிழ்நாடு அரசு 9170.48 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளது. இது ஒன்றிய அரசு வழங்கிய தொகையை விட இரட்டிப்பாகும். இது மாநிலத்தின் தமிழ்நாடு அரசு மாநிலத்தில் எடுத்துக்கொண்ட அக்கறைக்கு இது ஒரு மிக முக்கியமான உதாரணம். இந்த நிலையில் நடப்பு நிதியாண்டில் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைக்க வேண்டிய 826.5 கோடி நிதியை ஒன்றிய அரசு இன்னும் வழங்கவில்லை. இதில் 661.2 கோடி மாநில பேரிடர் நிவாரண நிதி SDRF மற்றும் 165.3 கோடி மாநில பேரிடர் தடுப்பு நிதி SDMF ஆகியவை அடங்கும். தற்போதைய புயல் கனமழை காரணமாக இந்த தாமதம் மாநிலத்தின் நடவடிக்கையை பாதிக்கக்கூடும் என்பதால் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் அவசரமாக SDMA கூட்டம் நடத்தி இதனை வெட்ட வெளிச்சமாக தெரிவித்துள்ளார். மக்கள் புயல் வெள்ள நிவாரண காலங்களில் மக்கள் இடமாற்றம், நிவாரண மையங்கள், வெள்ள கட்டுப்பாடு, அவசர நடவடிக்கை போன்ற பொறுப்புள்ள ஏற்றுள்ள தமிழ்நாடு அரசு துறைகள் அனைத்தும் தற்போது செயல்பாட்டில் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டுள்ளன. மழைக்காலங்களில் நேரத்திற்கு முன் நிதியை தடுப்பது நியாயமற்றது, ஆபத்தானது என்று நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். ஏனெனில் தமிழ்நாடு கடற்கரை பகுதிகள், சென்னை மற்றும் தூத்துக்குடி போன்ற கடற்கரை பகுதிகளில் மிக பலத்த சேதாரம், புயல் சேதத்தை ஆண்டுதோறும் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒன்றிய அரசு தரும் கடும் நிதி நெருக்கடிக்கு இடையில் ஒன்றிய அரசு நிதியை தாமதப்படுத்துவதும் நிதியை தராமல் வஞ்சிப்பதும் ஏற்க முடியாத ஒன்று. தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக ஒன்றிய அரசிடம் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வது, தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்க வேண்டிய 826.5 கோடி நிதியை ஏன் தாமதப்படுத்துகிறீர்கள்? இந்த நிதியை உடனடியாக வழங்க ஒன்றிய அரசு உறுதி அளிக்குமா? இல்லையெனில் அதன் காரணங்களை தெளிவாக தெரிவிக்கவும். வாழ்க தமிழ், வளர்க தமிழ்நாடு. विजयकुमार दुबे जी. Minister is sitting. 2 ministers are there. विषय खेल से संबंधित है. Two ministers are. Call the name. वर्तमान के समय में इस देश के ग्रामीण अंचल के युवाओं को खेल विभाग से जोड़ने के लिए
भारत सरकार ने कई योजनाएं इस देश की धरती पर लागू की है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान से वर्तमान के समय में इस देश के ग्रामीण अंचल से युवा भी खेल कूद से जुड़ने का कार्य किए हैं। शायद सांसद खेल स्पर्धा भी इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए वर्तमान के समय में चलाया जा रहा है। हमारे लोकसभा कुशीनगर क्षेत्र में तमाम युवा सीमित संसाधन होते हुए भी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक पहुंचकर कुशीनगर का नाम रोशन करने का कार्य किए हैं। हमारे लोकसभा कुशीनगर के विकास खंड खड्डा के ग्राम सभा सोहरौना में 3 एकड़ लगभग एक स्टेडियम के उपयुक्त जिला प्रशासन ने उसका प्रस्ताव भी उत्तर प्रदेश खेल विभाग में भेजा है और उस भूमि को युवा कल्याण विभाग के नाम से आरक्षित भी किया है। हमें लगता है उत्तर प्रदेश खेल विभाग के द्वारा केंद्रीय खेल मंत्रालय तक ये प्रस्ताव आ चुका होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी माननीय खेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारे कुशीनगर लोकसभा के युवाओं को खेल विभाग में आगे बढ़ाने हेतु इस उपयुक्त भूमि को एक उच्च कोट के ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय कुमारी शैलजा मैडम। धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हरियाणा राज्य विशेषकर सिरसा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्गों की अत्यंत खराब और खतरनाक स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। सर, जनता कर भी भरती है, टोल भी देती है, पर उसे न सुरक्षित सड़कें मिलती हैं न सुविधाएं। सड़कें जीवन जोड़ने का माध्यम होनी चाहिए, न कि जीवन छीनने का कारण। सरकार ने कहा, बहुत बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज जो नेशनल हाईवेज की हालत हो चुकी है वो सबके सामने है। सर, हमारे राज्य के अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग विशेषकर दिल्ली हिसार मार्ग जगह जगह गड्ढों और जलभराव से भरे हुए हैं। इंजीनियरिंग खामियों के कारण सड़क सतह असमान है। हर वर्ष सैकड़ों सड़क दुर्घटनाएं इनका कारण हो रही। सर, हर जगह खास तौर से ओवर ब्रिजेस के साइड्स में अगर आप देखें तो वहां पर जंगली पेड़ पौधे इस कदर उग गए हैं कि बहुत शीघ्र ये राजमार्ग जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी स्थिति बिल्कुल खराब हो जाएगी। मैं मांग करती हूं कि स्वतंत्र तकनीकी जांच सभी हाईवेज की करवाई जानी चाहिए। सर, सभी हाईवेज गड्ढा मुक्त हों और समतल बनाए जाएं। सिरसा में बढ़ते ट्रैफिक का दबाव और प्रदूषण को देखते हुए दक्षिण बाईपास का निर्माण अति आवश्यक है। ये परियोजना वर्षों से प्रस्तावित है, न भूमि अधिग्रहण हुआ है न टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई है। इसे प्राथमिकता पर लिया जाए। सर, पंजाब हरियाणा और राजस्थान को जालंधर सिरसा नौहर तारानगर हाईवे जोड़ता है। इसका अधूरा निर्माण कार्य है, वर्षों से पड़ा है और सर इसको भी प्राथमिकता पर लिया जाए। सर, मंत्री जी ने खुद कहा था कि 60 किलोमीटर से कम दूरी पर टोल नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ये सब जगह इसका उल्लंघन हो रहा है और इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। हिसार के दोनों तरफ 37 किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा लग गए। और सर, मैं ये भी मांग करूंगी कि टोल प्लाजाओं पर ग्रीन कॉरिडोर, स्ट्रीट लाइट, शौचालय और विश्राम स्थल जैसी नागरिक सुविधाएं तत्काल दुरुस्त की जाएं। सर, पानी की निकासी हाईवेज के दोनों तरफ दिखाई जाती है, लेकिन आप सब जानते हैं, सारा हाउस जानता है कि किस तरह से उसमें भराव हो गया है, उसमें पौधे उग गए हैं और निकासी ठीक से हो नहीं रही। मैंने ये बार बार इस बात को उठाया है अपने दिशा मीटिंग में भी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही।
सर, आखिर में मैं यही कहूंगी कि एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा पहले बताया गया था कि NH9 पर डींग, सहुवाला, ओडा, चोरमार और सावंतखेड़ा में अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे और इसके हेतु DPR तैयार करने के आदेश दिए, लेकिन मालूम पड़ा है कि डींग कस्बे का ये जो अंडर ब्रिज बनना था वो शायद नहीं हो रहा है। तो मैं मांग करूंगी कि उसे भी किया जाए और सभी नेशनल हाईवेज की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए। थैंक यू सर। माननीय श्री तंगेल उदय श्रीनिवास जी। Honorable Speaker, sir, I rise to draw the attention of this August House to a vast yet under-recognized opportunity, the need to urgently strengthen India's furniture manufacturing and export ecosystem. So furniture is one of the fastest growing consumer sectors in the world and is expected to cross $800 billion globally. India has all ingredients to lead this industry: a skilled workforce, good timber resource, a rich craft tradition, and strong domestic and global demand. Yet our share in global furniture exports is just 1%, far beyond much smaller economies like Vietnam and Malaysia. Even though we are one of the largest furniture producers in the world, India still imported almost $500 million worth of furniture in 2023. This clearly shows gap in our manufacturing capacity, our product range, and our global competitiveness. The challenges are well known. Nearly 85% of furniture in the country made by informal carpenters, which limits scaling up and standardization. High duties on engineered wood and fittings increase costs. We lack design centers, testing lab, and strong global branding. And our logistics, especially long distance from ports, make it harder for Indian exporters to compete. In this context, port links regions like Kakinada with deep draft facilities and land for integrated clusters offer a major opportunity. Reducing logistics alone can significantly improve export competitiveness. This sector is labor-intensive, innovation-driven, and capable of creating lakhs of skilled jobs. Formalizing artisans, boosting export, and supporting timber plantation. What we need now is focused national strategy. Therefore, I request the Union Government to consider establishing mega furniture parks with common CNC facilities, seasoning yards, and port-linked logistic hubs. Launching a PLI scheme for furniture manufacturing as recommended by Niti Aayog. Reducing import duties on engineered wood, fittings, and adhesives. Setting up National Design and Skill Institute for Furniture, Technology, and Industrial Prototyping. And creating a branding and export promotion mission to showcase Indian furniture globally. Honorable Speaker, sir, the right interventions, our MSMEs can grow into global manufacturers and make India a strong and trusted player in international furniture value chain. Thank you, sir. माननीय श्री योगेंद्र चंदोलिया जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं और उनसे मांग करता हूं, भारत में 668 PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय हैं जिनके टीचर्स को पेंशन का लाभ नहीं मिलता। नवोदय विद्यालय के टीचिंग कम्युनिटी के साथ हो रहे अन्याय की ओर खींचने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत देश में 668 नवोदय विद्यालय चल रहे हैं जिनमें हजारों शिक्षक काम करते हैं। ये शिक्षक बिना किसी अवकाश के 24 घंटे कार्य कर रहे हैं, परंतु 2004 से पहले भर्ती हुए और 2004 के बाद भर्ती हुए सभी शिक्षक पुरानी व नई पेंशन स्कीम से वंचित हैं, जबकि भारत के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत टीचर्स को पेंशन का लाभ मिल रहा है, परंतु 2004 के पहले व बाद में भर्ती हुए किसी भी जवाहर नवोदय विद्यालय टीचरों को किसी भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। यह टीचरों के साथ JNV के साथ 2004 में पहले शिक्षकों को ओल्ड पेंशन स्कीम का भी लाभ भी नहीं मिल रहा है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इनको छुट्टियां भी इनको नहीं मिलती हैं, वीकली ऑफ नहीं होता है, एजुकेशन की क्वालिटी पर भी इससे असर पड़ता है। मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन करता हूं कि 2004 से पहले भर्ती हुए और 2004 के बाद भर्ती हुए सभी JNV टीचरों को तुरंत पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए तथा JNV स्टाफ व
टीचर्स के लिए काम के घंटे भी तय किए जाएं और हफ्ते की छुट्टियां पक्की की जाएं, जैसा कि दूसरे सरकारी टीचरों पर लागू होता है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सुश्री एस ज्योतिमणि जी। Sir, Mike. Thank you, Chairman, sir. கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட வெண்ணெய்மலையில் இனாம் நிலங்களில் பல்லாண்டுகளாக முறையாக பட்டா பெற்று குடியிருப்பவர்களை வெளியேற்றும் நீதிமன்ற தீர்ப்பிலிருந்து எமது மக்களை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுப்பது தொடர்பாக ஏற்கனவே இந்த அவையின் வழியாக ஒன்றிய அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளேன். இப்பொழுது மீண்டும் பேச வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை பற்றிய பயத்தோடும் கண்ணீரோடும் துயரத்தோடுமே எங்கள் இரவுகள் விடுகின்றன. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் நீதிமன்ற அவமதிப்பின் பெயரால் எங்கள் வீடுகள், வாழ்வாதாரங்கள் பூட்டி சீல் வைக்கப்படுகின்றன. அவை நீதிமன்றங்கள் நினைப்பது போல கோவில் நிலங்கள் அல்ல, அவை இனாம் நிலங்கள். இனாம் நிலங்கள் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு கோயில்களில் இறை சேவை செய்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இனாமாக வழங்கப்பட்டவை. ஆகவே அவை அந்த குடும்பத்தினருக்கே சொந்தம். அந்த குடும்பத்தினர் பெயரில் முறைப்படி மகைமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இனாம் நில உரிமையாளர்களுக்கு முறையாக பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மக்கள் முறையாக பணம் செலுத்தி வீட்டு மனைகள் வாங்கி வீடு கட்டியுள்ளனர். அரசே முறையாக பத்திரப்பதிவு செய்துள்ளது. முத்திரைத்தாள் கட்டணம் பெற்றுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக வரி வாங்கி ரசீது வழங்குகிறது. வீடு கட்ட வங்கிகள் கடன் கொடுத்துள்ளன. இதில் மக்கள் தவறு என்ன? மக்கள் பெயரில் சட்டப்பூர்வமாக பட்டா இருக்கும்போது மக்கள் எப்படி ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் ஆவார்கள்? அவர்களில் கோவிலின் பெயரால் நீதிமன்ற உத்தரவுகளின் மூலம் வீடுகளை காலி செய்ய சொல்வது எப்படி நியாயமாகும் என்கிற எங்களின் எளிய கேள்விகளுக்கு எந்த பதிலும் இல்லை. நீங்கள் வணிக செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறீர்கள், அதனால் உங்கள் கடைகளுக்கு சீல் வைக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் சொல்கிறது என்று பூட்டி சீல் வைக்கிறார்கள். தமது வீட்டின் முன்பு உள்ள சிறிய இடத்தில் டீ கடை வைப்பதும் மளிகை பொருட்கள் விற்பதும் எளிய உணவு விடுதி நடத்துவதும் எப்படி குற்றமாகும்? எமது மக்கள் அந்த இடத்தில் அடுக்கடுக்காக வணிக வளாகங்கள் கட்டி பெரு வணிகமா செய்கிறார்கள். வீட்டை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு வயிற்றுக்கு என்ன செய்வார்கள்? பிள்ளைகளை எப்படி படிக்க வைப்பார்கள்? எப்படி குடும்பம் நடத்துவார்கள்? அதுவும் பட்டா அவர்கள் பெயரில் உள்ளது. அப்படி இருக்கும்போது அவர்கள் செய்கிற எளிய தொழில்கள் எப்படி சட்டவிரோதமாகும்? இந்த பிரச்சனை வெண்ணெய்மலை, புகழிமலை, வெஞ்சமாங்குடலூர் பகுதிகளோடு நிற்கவில்லை. கரூர் மாவட்டத்தில் அடுத்த 20 கோவில்களின் பெயரில் அதே நபர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்துள்ளார். நீதிமன்றமும் அதை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. இப்படியே போனால் சேர பேரரசில் பேரோடும் புகழோடும் இருந்த எங்கள் கரூர் மாவட்டமே இருக்காது. அப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படாமல் தடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு உள்ளது. மக்களை பாதுகாக்க தமிழ்நாடு அரசு வெளியிடும் அரசு ஆணை கூட 2 மணி நேரத்தில் நீதிமன்ற தடை உத்தரவால் செயலற்றதாக்கப்படுகிறது. எம் மக்களின் கண்ணீரும் துயரமும் நெஞ்சை உருக்குவதாக உள்ளது. ஒரே ஒரு மசோதாவில் காஷ்மீர் என்கிற மாநிலம் யூனியன் பிரதேசம் ஆகும்போது இந்த எளிய வெண்ணெய்மலை மக்களின் பிரச்சனையை அரசு தீர்க்க முடியாதா? இப்பிரச்சனை கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு கோவில் நிலங்கள், இனாம் நிலங்கள், வீடுகள் பல்வேறு இடங்களில் 13 லட்சம் ஏக்கரில் பிரச்சனைக்குரியதாக மாறியுள்ளது. இதனால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் சொல்ல முடியாத வேதனைக்கும் துயரத்திற்கும் ஆளாகியுள்ளனர். உடனடியாக ஒன்றிய அரசு மாநில அரசோடு கலந்து ஆலோசித்து நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு மசோதாவை நிறைவேற்றி எமது மக்களின் வீடுகளையும் வாழ்வாதாரத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று எமது மக்கள் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். नंरी वणकम। माननीय श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के माध्यम से आपका ध्यान हरियाणा के महान लोक कवि, समाज सुधारक तथा सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। उन्होंने अपनी रागनियों, किस्सों और लोक नाट्य सांग के माध्यम से ग्रामीण समाज को शिक्षित किया तथा हरियाणवी संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया। उनका योगदान राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य अंग है। उनके साहित्य, रागनी और सांग पर राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र, संग्रहालय एवं सांस्कृतिक संस्थान स्थापित किया जाए। उनकी रचनाओं को राष्ट्रीय शिक्षा और सांस्कृतिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अतः मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि हरियाणा के महान लोक कवि, समाज सुधारक तथा सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया जाने पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। माननीय सभापति जी, यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारतीय लोक संस्कृति, लोक भाषा और ग्रामीण रंग मंच की महान परंपरा का सम्मान होगा। धन्यवाद। माननीय श्री सौगत राय जी।
Dadaji, please. Sir, 2.5 minutes, sir, for you. Sir, I rise to speak on the 0 hour on the deprivation enforced by the central government on West Bengal. On 100 days work, total due is 52,000 crores. And total dues to West Bengal is 2 lakh crores. Sir, 59 lakh workers are involved. And not only this, disaster relief fund due is 43,000 crores. Pradhan Mantri Awas Yojana is 60,100 crores. Samagra Shiksha Abhijan is 19,000 crores. Jal Jeevan Mission is 25,000 crores, 2,500 crores. It is an example how the center is using dues to the state as a weapon to beat the state government which is opposed to it. Sir, on the Calcutta High Court, in a judgment said all these dues, especially in Narega, should be paid by 1st August 2025. The union government has not kept the promise. It is delaying it, and the finance minister is making wrong statements in parliament in the matter. Sir, the appeal to the center went to the Supreme Court in appeal. Supreme Court has rejected the union government's appeal. Sir, we immediately demand that the NREGA, which is stopped from 2022, be restored and the funds given. I strongly protest against the discriminatory attitude of the central government towards West Bengal, which is being protested by 59 lakh workers altogether in the state. Thank you, sir. माननीय श्री मनीष तिवारी जी. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय. सभापति महोदय, चंडीगढ़ के आसपास 3 शहर और हैं, मोहाली, पंचकूला और न्यू चंडीगढ़. वर्ष 2019 में, नवंबर 2019 में, मैंने मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज और मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स को एक खत लिखा था कि इन चारों शहरों को आपस में जोड़ने की जरूरत है और एक मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि इस पूरे रीजन का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, उस इकोनॉमिक पोटेंशियल को पूरी तरह से जागरूक किया जा सके. मैंने ये प्रस्ताव किया था कि अंबाला से लेके कोराली तक और लांड्रा से लेके पिंजौर तक एक मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाए. सरकार ने उस पहल के ऊपर एक यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, जब से वो गठित हुई है, सिर्फ उसकी बैठक 3 बार हुई. उन्होंने राइट्स को, जो रेलवे टेक्निकल इकोनॉमिक अथॉरिटी है, उनको ये कहा कि एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट दीजिए कि ये चारों शहरों के लिए एक मेट्रो बन सकती है कि नहीं. राइट्स ने 1 बार नहीं 2 बार रिपोर्ट दी कि हाँ, इन चारों शहरों को जोड़ने के लिए मेट्रो आवश्यक है और मेट्रो बनाने की जरूरत है, पर उसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई. वो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट धीरे धीरे बढ़कर 16,000 करोड़ से पिछले 3-4 वर्ष में 25,000 करोड़ हो गई. अब सभापति महोदय, नागपुर में भी मेट्रो बन गया, कोच्चि में भी मेट्रो बन गया, बेंगलुरु में भी बन गया, हैदराबाद में भी बन गया, मुंबई में भी बन गया, तमाम शहरों में मेट्रो बन गया है, पर चंडीगढ़ में पिछले 10 साल से मेट्रो नहीं बना. मेरी केंद्र सरकार से मांग है, मेरी स्पेसिफिक मांग ये है कि केंद्र सरकार को इसको एक स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत अडॉप्ट करते हुए वो 25,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से देना चाहिए, जिससे ये सारा रीजन इंटीग्रेट हो सके
और इसका जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको कैटलाइज किया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी जी। ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಿತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ದೂರುಗಳಿವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದರಲ್ಲೇ 39,000 ಜನ ರೈತರು ಈ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗದೆ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸಿಗದೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ವಾದಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಕೆಲವು ಕಡೆ ರೈತರು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಣ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳಿದೆ. ನಾನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ತೊಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾದಂಥ ಮಳೆ ಮಾಪನ ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೂರಿದೆ. ತಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸಿಗೆ ರೈತರಾದ ನಾವೇ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಕ್ರೋಶ ಭರಿತರಾಗಿ ರೈತರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾರದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ತರೀಕೆರೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ರೈತರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕ್ರೋಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವರದಿಯನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. थैंक यू सर। माननीय श्री अरविंद गणपत सामंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज अतिशय महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर आज निवेदन कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ। सभापति महोदय, मुंबई शहर आप जानते हो आज कितनी बड़ी आबादी हुई है इतने छोटे शहर में, और उस शहर में हजारों लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। और झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना निकाली, 2022 तक सबको पक्का घर का वादा किया, लेकिन ये जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, इन झुग्गी झोपड़ियां हैं सरकारी जगहों पर, खास करके केंद्र सरकार की, मुंबई पोर्ट की हो, रेल की हो, बीआरसी की जमीन हो। मुंबई पोर्ट को 944 हेक्टेयर जमीन है सर। हजारों झुग्गी झोपड़ियां 50 साल से वहां पड़ी हुई है। अब कुछ ना कुछ अगर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आ जाता है तो उनको निष्कासित किया जाता है, और निष्कासित करने पर अगर वो कोर्ट में भी जाए, कहीं भी जाए, तो वो कहते नहीं हमारे पास कोई लैंड पॉलिसी नहीं है कि हम आपको घर दे दे, दूसरा घर, पक्का घर दे दे। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना है, यहाँ निष्कासित कर रहे हैं, यहाँ दूसरा घर देने की कोई योजना नहीं। और राज्य सरकार में एक झुग्गी झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना है हमारी राज्य सरकार में, महाराष्ट्र में, ताकि वो जो सरकारी जमीन पर हो या किसी जमीन पे हो, वहां की विकसित करके उनको 300 स्क्वायर फीट का घर, पक्का घर मुफ्त में दिया जाता है उस योजना में। अब ये जो लोग हैं वंचित है, जैसे ससुर डॉक है, उस ससुर डॉक में गोडाउन था जहाँ बेचारे मछुआरे आते हैं, जो उसका प्रॉन्स का छिलका निकालने का गरीब लोग काम करते थे, एक गोडाउन था, उसको निष्कासित कर दिया, उनको वैकेट कर दिया, उनका रोजगार भी गया, वो गोडाउन भी गया। झगड़ा किसका? राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। लैंड पॉलिसी किराया इन्होंने नहीं दिया करके उनको निष्कासित कर दिया। परेल में रेलवे स्टेशन के तहत एक 25-30 झुग्गी झोपड़ियां है, कुछ डेवलपमेंट करना है, उनको कह रहे हैं निष्कासित करो। अब उनको घर कौन देगा? तो इसका कारण मैं बार बार केंद्र सरकार से मांग करता रहा, सर जब तक केंद्र सरकार की लैंड पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक इनको घर नहीं मिलेगा। रेल में सभी वही उत्तर देते हैं, हम थोड़े क्या करेंगे, हम दबर से, हमारे पास कोई पॉलिसी ही नहीं है, जबकि राज्य में पॉलिसी है। अब ये कंट्रोवर्सी हो जाती है, और बेचारे जो गरीब लोग हैं, मुंबई पोर्ट की जमीन पर हो, बीआरसी की जमीन पर हो, रेल के जमीन पर हो, इसके लिए मैं केंद्र सरकार को आपके माध्यम से विनती करता हूं, एक बार एक लैंड पॉलिसी तहत कर लो। खास करके महाराष्ट्र में अगर इसके लिए सरकार की एक अच्छी नीति बनी है, अच्छी योजना बने, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने ये झुग्गी झोपड़ियों की पुनर्विकास की योजना ही, जहां उनको मुफ्त घर मिलते हैं, वो योजना इनको लागू कर सकते हैं। इस तरह की योजना बनाई जाए ताकि ये झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्विकास हो सके। धन्यवाद सभापति। धन्यवाद। माननीय श्री चिंतामणि महाराज जी।
माननीय सभापति महोदय, मैं सरगुजा संभाग की एक गंभीर जन आवश्यकता पर रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 22407 दिल्ली के लिए सरगुजा अंचल की एकमात्र सीधी रेल सेवा है, जो वर्तमान में सप्ताह में केवल एक ही दिन संचालित होती है। सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिलों के हजारों विद्यार्थी, मरीज, नौकरी पेशा लोग और व्यापारी नियमित रूप से दिल्ली की यात्रा करते हैं। सीमित संचालन के कारण उन्हें टिकट न मिलने, लंबी प्रतीक्षा सूची और महंगे वैकल्पिक साधनों का सहारा लेने जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति इस उभरते हुए क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं के बिल्कुल विपरीत है। माननीय सभापति महोदय, मैं रेल मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 22407 को सप्ताह में कम से कम 2 दिन चलाया जाए, जिससे आम जनता को वास्तविक राहत मिल सके और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत हो सके। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर शताब्दी राय मैडम, आप अपनी बात 2.5 मिनट में रख सकते हैं। डिमांड ओ थैंक यू सर। আমার কনস্টিটিউয়েন্সি বীরভূমে সিউড়িতে এক সার্ভিসম্যানদের কন্ট্রিবিউটারি হেলথ স্কিম ECHS এ পলিক্লিনিক স্থাপনের দরকার আছে, যেটা জন্যে পলিক্লিনিক সিউড়িতে নেই বলে ওখানে প্রায় 10,000 লোক আছে যারা নির্ভরশীল ওখানে। তারা শুধুমাত্র পলিক্লিনিক নেই বলে 100 কিলোমিটার দূর পানাগড় যেতে হয়। ইস্টার্ন কমান্ডের সদর দপ্তরের অধীনস্থ রিজিওনাল সেন্টার ECHS 2011 সালে এটা পারমিশন দিয়েছিল যাতে সিউড়িতে পলিক্লিনিক স্থাপন হোক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মমতা ব্যানার্জির সরকার 2015 সালে তার জন্য যে জমি দরকার ছিল সেই জমিটা ওদেরকে দিয়ে দিয়েছিল। 2015 থেকে 2025 মানে 10 বছর এখনো পর্যন্ত কিচ্ছু করা হয়নি, কোনো স্টেপ নেওয়া হয়নি বা একটা ইটও পর্যন্ত গাঁথা হয়নি। আমার অনুরোধ, যে মানুষগুলো আমাদের দেশের জন্য কাজ করেছে, জীবন দিচ্ছে এবং রিটায়ারমেন্টের পর অবভিয়াসলি তাদের অসুস্থতা বেড়ে যায় এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই ট্রিটমেন্টগুলো পাওয়া খুব জরুরি হয়। দেশের জন্য যখন তারা তাদেরকে একটু বেশি অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত এবং 10 বছর যে মানুষগুলো সাফার করলো সেই মানুষগুলোর সুবিধে দেওয়ার জন্যে সিউড়িতে ইমিডিয়েট পলিক্লিনিক খোলা হোক, যাতে আমার বীরভূম কনস্টিটিউয়েন্সির মানুষরা এই সুবিধে থেকে বিরতি না থাকে, বঞ্চিত না হয় এবং আমার এই বীরভূমের মানুষদের সুবিধের জন্য এই আবেদন আমার সরকার যখন করেছে, মমতা ব্যানার্জির সরকার যখন সাপোর্ট দিয়েছে, তখন সেন্ট্রালকে রিকোয়েস্ট যে সেই সাপোর্টটা নিয়ে কাজটা করুক। ধন্যবাদ। धन्यवाद। माननीय श्री बलवंत बसवंत वानखेड़े जी। धन्यवाद सभापति जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं यह महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए उठा रहा ताकि सदन और सरकार का ध्यान हमारे भारतीय सैनिकों के बहुत गंभीर और संवेदनशील और जरूरी मुद्दे पर दिलाया जा सके, जो देश की रक्षा के लिए जिम्मेदारी के साथ साथ दिन रात देश की सेवा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, देश में भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग, ट्रांसफर, ऑपरेशनल यूनिट में रिपोर्टिंग, इमरजेंसी ड्यूटी और छुट्टी के बाद समय पर डिप्लॉयमेंट में पहुंचने के लिए काफ़ी हद तक रेल यात्रा पर निर्भर रहना पड़ता। हालांकि असल में देखा जाए तो भारतीय सैनिकों का रेल रिजर्वेशन समय पर कंफर्म नहीं होता। कई बार उनके टिकट वेटिंग लिस्ट में रहते हैं या यात्रा के आखिरी समय तक कंफर्म नहीं होता। माननीय सभापति जी, मैं यह मामला बहुत चिंताजनक और देश के सेवा की ड्यूटी में रुकावट डालता है। अगर सैनिक समय पर यूनिट नहीं पहुंच पाते तो इसका
नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन रिडेशन के साथ साथ सैनिकों के मेंटल और फैमिली कंडीशन पर भी असर पड़ता है। ये ठीक नहीं कि देश के लिए अपनी जान जोखिम डालने वाले सैनिकों को ऐसी बेसिक सुविधा से के लिए संघर्ष करना पड़े। सभापति महोदय, यह जरूरी है कि केंद्र सरकार और खासकर रेलवे मंत्रालय देश की रक्षा के लिए तैयार सैनिकों को इस मामले में तुरंत दखल ले। इसलिए इस सदन के जरिए मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि भारतीय सैनिकों के लिए एक अलग और गारंटी वाला रेलवे रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए। सैनिकों को ड्यूटी यात्रा के लिए तुरंत कंफर्म टिकट दिलाने के लिए एक अलग सिस्टम, फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाया जाए। सभी बड़े ट्रेनों में सैनिकों के लिए खास सीटें रिजर्वेशन या पॉलिसी फैसला किया जाए। रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच में तालमेल बढ़ाकर सैनिकों के पहचान डिजिटल वेरिफिकेशन करके टिकट कंफर्मेशन के प्रोसेस में आसान बनाया जाए। इस बारे में साफ गाइडलाइन जारी की जाने के लिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं। माननीय श्री वंशी कृष्ण गद्दम जी। Sir, thank you for this opportunity. Today I want to bring. Sir, camera. माइक दे दीजिए। Mic, camera. Sir, thank you for this opportunity, sir. Today I want to bring the attention to a very serious matter to strengthen the implementation of Article 21A, sir, the right to education, especially for SC and ST children across the country and specific to Peddapalli, sir. Sir, on paper, education should be free and everybody's fundamental right. But on ground, in many parts across our country, including Peddapalli, this is far from reality. Sir, in my own district, I requested a Navodaya school, but unfortunately, my neighboring MP who was from the opposition, he took the Navodaya school and implemented in his area, sir. So I request the government not to show such prejudice and please grant us the rightful school that we require. We want a Navodaya school in Dharmapuri area. We need an Ekalavya model residential school, Kendri Vidyalaya, and a Sainik school for Peddapalli and Mancherial district, sir. Sir, there are a lot of young students who want to study. Unfortunately, they have to walk kilometers and kilometers because mine is a very interior part of the country. There are several schools which have no teachers. Unfortunately, the hostels are in a very terrible condition. I request the government to grant us the required funds to improve the education space in our state, particularly to my constituency, Peddapalli area. Sir, education is the biggest equalizer in our country. Dr. B.R. Ambedkar changed his life through education, and every SC, ST child in Peddapalli and this country deserves the same chance. This is our fight, this is our responsibility, and this is our promise. Jai Hind. माननीय सदस्यगण, मेरे पास 100 से ज़्यादा माननीय सदस्यों के नाम हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहता हूं, इसलिए केवल 1 मिनट में अपनी विषय, अपनी मांग उठाए। अब मैं कल की सूची ले रहा हूं। माननीय डॉक्टर भोला सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर विनम्रतापूर्वक आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और जिसमें आयुष्मान भारत कार्ड, आरोग्य मंदिर, नए मेडिकल कॉलेज, एम्स और जन औषधि केंद्र जैसी
व्यवस्थाओं के द्वारा एक अच्छा उल्लेखनीय सुविधा लोगों को मिली है। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के डाक विभाग में, सेना में, रेलवे में, एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट में बहुत सारे वर्तमान में कर्मचारी और पूर्व में सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवार निवास करते हैं। जनपद में कोई भी CGHS सेंटर नहीं है, जिसकी वजह से उनको मेरठ, गाजियाबाद या दिल्ली में जाना पड़ता है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जाने में असुविधा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के हर नागरिक को अच्छा स्वास्थ्य मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, इस उद्देश्य को लेकर सरकार हमारी काम कर रही है। लेकिन मेरे क्षेत्र में ये ना होने के कारण बुजुर्ग लोगों को ठीक से इलाज नहीं मिल पाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए CGHS सेंटर की स्थापना करने के लिए निर्देशित करने का काम करें, ऐसा मेरा आपकी तरफ से अनुरोध है। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय श्री हाइबी एडन, प्लीज रिस्ट्रिक्ट योर टाइम सर। Sir, Sabrimala is a sacred place, not just for Hindus, sir. Sabrimala is a place for all secular people across the country. And every year, lakhs and lakhs of devotees come to Sabrimala for the very sacred darshan of Ayyappa. Lord Ayyappa has been a source of strength for many devotees. Sir, unfortunately, in the last many years, a huge conspiracy has been happening with the help of the state government of Kerala, where a huge gold scam has been happening in the sacred temple of Sabrimala, sir. Sir, in Sabrimala, CPIM leaders, former MLA Padmakumar and Vasu, have been arrested in the gold theft case, which was directed by the Honorable High Court of Kerala. Honorable High Court intervened and made a special investigation team. And this special investigation team came out with facts which were quite surprising, where the CPIM-led government were in full support for the gold theft case, sir. Please, sir, please place your demand. Sir, the demand is, it's quite surprising. It raises a lot of concern. Why the Bharatiya Janata Party is mum in this particular case? We strongly believe that there is a nexus between the CPIM and the BJP in this particular case. So we demand a strong inquiry in the direction of the High Court, where all the culprits should come under the bar, sir. I strongly demand this, sir. I urge the government of India to bring all the... माननीय श्री KC वेणुगोपाल जी। സർ വളരെ ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സർ ഇവിടെ ഹൈബിയുടെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ താങ്കളുടെ സ്റ്റേറ്റായ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും തെലങ്കാനയിൽ നിന്ന് കർണാടകത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാടിൽ നിന്നും കോടിക്കണക്കിന് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരാണ് ശബരിമല സന്ദർശിക്കുന്നത്. 2019 യുവതീ പ്രവേശനത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിശ്വാസത്തിനെതിരെയുള്ള കടന്നാക്രമണം ഉണ്ടായി. അന്നും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റാണ് അതിന് മുൻകൈ എടുത്തത്. ഇപ്പോഴിതാ ഹൈബി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ ശ്രീകോവിൽ എന്ന് പറയുന്ന സർ 41 ദിവസം വ്രതമെടുത്തിട്ട് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ കഠിനമായിട്ടുള്ള മല ചവിട്ടിയിട്ടാണ് സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്നത് സർ. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ 30 സെക്കൻഡ് അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് സായുജ്യമടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ ചെല്ലുന്നത് സർ. അവിടെയാണ് സർ അയ്യപ്പൻ്റെ ശ്രീകോവിലിന് മുമ്പിലുള്ള ധ്വജവും അതുപോലെ തന്നെ കട്ടളപ്പാളയും എല്ലാ സ്വർണവും ചെമ്പാക്കി മാറ്റി മോഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് സർ. ഇത് വൻ കൊള്ളയാണ് സർ. കൊള്ള മാത്രമല്ല സർ, ഇത് വിശ്വാസത്തിനെതിരെയുള്ള കടന്നാക്രമണമാണ് സർ. ഇപ്പോഴും പല പ്രതികളും മറക്ക് പുറത്താണ് സർ. ഇപ്പോഴും പല പ്രതികളും ഇനിയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുണ്ട് സർ. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നുള്ള പ്രതീതിയുണ്ട്. ഹൈക്കോടതി അന്വേഷിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ അന്വേഷണം ഇതുവരെ നടക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആ ഹൈക്കോടതി നിയമിച്ച SITയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സർ, കോർട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസി അന്വേഷിച്ച് യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ മുഴുവൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സ്വർണം തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണം സർ. വിശ്വാസത്തെ രക്ഷിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണം സർ. कृष्णदेवी शिवशंकर पटेल जी। बोलिए मैडम।
Mic, please. Mic to her. माइक Mic. Yeah. अध्यक्ष महोदय, सरकार की लचर पैरवी के चलते माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सितंबर 2025 में एक आदेश के पूरे भारत के लाखों शिक्षकों के सामने भारी संकट खड़ा कर दिया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि देश में कार्यरत सभी शिक्षकों को 2 वर्ष के अंदर टीटी परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा उनको अपनी नौकरी गंवाना पड़ेगा। परंतु मैं सरकार का ध्यान इस गंभीर तथ्य की ओर दिलाना चाहती हूं कि लाखों शिक्षक ऐसे हैं जो 20-25 साल सेवा कर चुके हैं और पूर्व में सरकार के सभी मानक पूर्ण करने के बाद ही शिक्षक बने थे। अब उनको भी टीटी परीक्षा पास करने की बाध्यता थोप दी गई है, जो कि न्याय संगत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय इस वरिष्ठ शिक्षकों के लिए अव्यवहारिक, अमानवीय और प्रशासनिक रूप से अनुपयुक्त है। ऐसे निर्णय से लाखों शिक्षक और उनका परिवार अवसाद की स्थिति में आ गया है। अध्यक्ष महोदय, और मैं बुंदेलखंड में कुछ शिक्षकों ने आत्महत्या तक कर ली है। अतः मैं शिक्षा मंत्री से मांग करती हूं धन्यवाद मैडम। अध्यादेश लाकर ऐसे वरिष्ठ शिक्षकों को टीटी से छूट धन्यवाद मैडम। प्रदान माननीय करते हैं। चंद्रशेखर जी, माननीय चंद्रशेखर जी, मैडम आप टाइम एक्सीड कीजिए। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपका ध्यान देश की करोड़ों कार्यरत महिलाओं से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंतु लंबे समय से उपेक्षित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, मासिक धर्म अवकाश। महोदय, मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं बल्कि एक जैविक प्रक्रिया है, परंतु इसके दौरान होने वाला तेज दर्द, कमजोरी और स्वास्थ्य संबंधित जटिलताएं वास्तविक है। इसके बावजूद देश की करोड़ों महिलाओं, मजदूर, किसान की बेटियों, छात्राओं, दफ्तर में कार्यरत कर्मचारियों, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं इन परिस्थिति में बिना किसी सुविधा के काम करने को मजबूर है। आज भी हमारे देश में मासिक धर्म अवकाश को लेकर कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति नहीं है। कुछ निजी संस्थाओं और 2-3 राज्य पहल कर रहे हैं, परंतु यह कदम राष्ट्रव्यापी रूप से लागू होना अभी बाकी है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, मासिक धर्म अवकाश पर राष्ट्रीय नीति तैयार हो, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए, स्कूल कॉलेज की छात्राओं के लिए भी आवश्यक प्रावधान हो और इस विषय पर एक व्यापक सर्वे, चिकित्सा अध्ययन और परामर्श प्रक्रिया शुरू की जाए। महोदय, किसी भी आधुनिक लोकतंत्र में महिलाओं की गरिमा, स्वास्थ्य और समान अवसर को अनदेखा नहीं किया जा सकता। समय आ गया है कि भारत भी मासिक धर्म अवकाश को अधिकार के रूप में स्वीकार करे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। माननीय श्री देवेश शाक्य जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सांसदों द्वारा यह विषय रखा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2025 को दिए गए निर्णय में कहा गया कि देश को सभी सेवारत शिक्षक शिक्षिकाओं की सेवा और पदोन्नति में पात्र रहने के लिए टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अति अनिवार्य है। और इसे 2 वर्ष मिले हैं टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए। लेकिन मान्यवर जब आरटीई एक्ट 2009 दिनांक 26 अगस्त 2010 को लागू किया गया, उस समय एनसीटीई द्वारा स्पष्ट किया गया कि इससे पूर्व बेसिक शिक्षा अध्यापकों को टीईटी परीक्षा पूर्ण करने के बाद ही अध्यापक बनाया जाएगा। जहां उत्तर प्रदेश में सरकार टीईटी पास करने वाले 69,000 शिक्षकों को अभी तक नौकरी नहीं दे पाई, वही शिक्षा को बेहतर बनाए रखने के लिए देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लाखों अध्यापक जो अपने अपने विषयों में होनहार शिक्षक हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इस निर्णय से उनके परिवार पर आपदा सी आ गई है। हजारों अध्यापक बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई और मकान के लोन से दबे हुए हैं। वहीं लाखों अध्यापकों की उम्र 50 से 55 वर्ष से ज्यादा हो गई है, जो अब अपना जीवन यापन करने के लिए कोई दूसरा काम, सर प्लीज, कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। मैं और मेरी समाजवादी पार्टी मांग करती है कि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए शिक्षकों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग करता हूं। साथ ही साथ टीईटी में पास करने वाले 69,000 शिक्षकों को उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द नौकरी दी जाए। धन्यवाद। डॉक्टर शिवाजी बंडप्पा कालगे जी। तब तक चल रहा है। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मैं लातूर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं
और इस संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा माननीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। लातूर से बोधन तक नई रेल लाइन का प्रस्ताव स्वतंत्रता समय से प्रलंबित है, अभी तक इसका कार्यारंभ नहीं हो पाया है। उसके साथ साथ लातूर से नांदेड़ और लातूर से कलबुर्गी ये भी प्रलंबित है। इन परियोजनाओं को पूरा होने से महाराष्ट्र मराठवाड़ा क्षेत्र के लाखों नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होगी तथा आर्थिक विकास होगा। इसके साथ साथ कुर्डुवाड़ी से लातूर रोड का दोहरीकरण भी प्रलंबित है, ये भी होना चाहिए। और लातूर के लिए वंदे भारत, नॉर्थ इंडिया कनेक्टिविटी और साउथ इंडिया कनेक्टिविटी जल्द से जल्द डेवलप हो, ये मेरी मांग, ये मैं मांग करता हूं। रेलवे मंत्री जी ने इसकी तरफ जल्द से जल्द ध्यान देना। थैंक यू। राजपूत जी।